हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो रेलिवेंट है सीएस प्रोफेशनल और बाकी भी अदर कोर्सेज़ के लिए। तो पहले इसके चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर्स हैं इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। जो हमारे स्मॉल चैप्टर यानी कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर हैं वो हैं चैप्टर नंबर 2, 6, 8, 9, 10। जो हमारे बड़े चैप्टर हैं वो है 1, 4, 5, 7। ये नॉट सो रेलिवेंट, तो ये वो चैप्टर है ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अभी कुछ अटैम्प्ट में इनमें से भी आने लगा है, स्पेशली चैप्टर नंबर 11 में से। तो ये भी हमें सही से कवर करना है। अब बात कर लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। फर्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड ए लीगल एंड रेगुलेटरी रिजाइम, यानी कि एक लीगल रिजाइम और उसको रेगुलेट करने के लिए एक रिजाइम प्रोवाइड करेगा। टू फैसिलिटेट, हेल्प करने के लिए ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ये एक लीगल एंड रेगुलेटरी रिजाइम प्रोवाइड करेगा, किसको हेल्प करने के लिए? जो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस को हेल्प करेगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एबव द एक्ट सीक्स टू अचीव द फॉलोइंग, यानी कि ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स को हेल्प करने के लिए एक्ट का क्या मोटिव है? एक्ट का ये मोटिव है इन सबको अचीव करना। ये क्या है? ये है LR, लीगल रिकग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ET, लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पहले फिजिकली हो रही थी बिफोर 2000, अब अगर कोई ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है तो वो भी लीगल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। उस पर भी बाकी सारे लॉ अप्लाई करेंगे जैसे कि एक फिजिकल ट्रांजैक्शन पे हो रहे थे। और पहले जैसे साइन होते थे, अगर जैसे हम हाथ से करते हैं, अगर कोई व्यक्ति DSC से भी साइन करा तो वो भी प्रॉपर लीगलाइज माने जाएंगे। उसके बाद है टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, EF, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इसको लिख देते हैं। और ESI, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज CA, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। रिकॉग्नाइजिंग RT ऑफेंसेस, अगर इतने सारे रेगुलेट करेंगे तो हो सकता है कोई बंदा फ्रॉड भी करे या कोई मिसयूज करे कुछ इन्फॉर्मेशन का, तो हमें RT ऑफेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से ऑफेंसेस RT होंगे किस केस में। क्रिएशन ऑफ CRAT, साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल भी बनेगा। अमेंडिंग रेलिवेंट लॉ, अगर हमारे एक्ट से कोई एक्ट अफेक्ट कर रहा है तो हम उसको अमेंड कर देंगे सो दैट कि वो हमारे एक्ट से अलाइन करने लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। इसकी जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है जिसमें ये अप्लाई करेगा, एज पर सेक्शन 75 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट इंडिया में अप्लाई करता है। लेकिन इट ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई एनी पर्सन इरस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी। लेकिन ये अगर किसी व्यक्ति ने आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो कहीं का भी हो, उस पर भी अप्लाई करेगा इफ़, यदि द एक्ट और कंडक्ट कंस्टिट्यूटिंग ऑफेंस और कंट्रावेंशन, यानी जो बाहर आउटसाइड इंडिया किसी भी व्यक्ति ने कोई भी काम किया है और उस एक्ट या कंडक्ट की वजह से, है ना, उस एक्ट या कंडक्ट में इन्वॉल्व करता है एक कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड है इन इंडिया, वो इन्वॉल्व होता है बाहर किसी काम करने में, तो वो उसका एक्ट भी कवर हो जाएगा इस वाले एक्ट के अंदर, यानी वो एक्टिविटी भी इस एक्ट के दायरे में आती है और हम उसको पेनलाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब है सेक्शन 14, ये बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कुछ चीज़ों पर जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो अप्लाई नहीं करता है। ये किस पर नहीं करता है देखते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, ये लगभग ये है
ये 6 चीज़ों पे अप्लाई नहीं करता एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो ये है एनसीपी और डब्ल्यूटीए। तो इसको देखेंगे, एनसीपी का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एन बोले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सक्लूडिंग चेक, यानी अब डिजिटलाइज चेक का सिस्टम आ गया तो चेक इसमें इंक्लूड नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। सी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा, वो फिजिकली हमें करना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर हम किसी को ऑथराइज कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें फिजिकली करना होगा, हार्ड कॉपी देनी होगी। बिल, वसीयत बना रहे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूटीए बोले तो बिल, ट्रस्ट और एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। तो बिल वसीयत हो गया, और ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम ट्रस्ट बनाते हैं एनजीओ, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रस्ट की बात की गई स्पेशली, तो बाकी कवर हो सकते हैं लाइक सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज, तो वो कवर हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि अभी फाइनेंस एक्ट आया था 2020 वाला, तो उसमें बात कही गई थी कि भाई हम जो है सारे एनजीओज को ऑनलाइन कर देंगे, तो उसके बाद शायद ये डेफिनेशन चेंज हो जाए, लेकिन वो अभी इफेक्टिव हो गया है प्रैक्टिकली तो, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वो नहीं हुआ है। तो होपफुली अभी तो 6 चीज़ें हमारे एनसीपी, डब्ल्यूटीए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी। डब्ल्यूटीए बोले तो बिल, ट्रस्ट एंड एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करें हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेम चैप्टर में डिजिटल सिग्नेचर। तो इट इज़ लाइक ए हैंड रिटन सिग्नेचर, ये एक हाथ के लिखे जैसा सिग्नेचर के जैसा ही है। इट शुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द सेंडर फॉर फोर्ज एंड डिफ़िकल्ट फॉर द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस, यानी कि अगर सेंडर ने कोई डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करके भेज दिया है तो वो फोर्ज नहीं कर सकता, यानी कि वो उसको वापस नहीं कर सकता या उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो तुम्हें ये वाला भेजा था, इस तरीके से कुछ नहीं कर सकता। एंड डिफ़िकल्ट फॉर द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस, यानी रिसीवर जिसको डॉक्यूमेंट्स मिला है उसमें कुछ चेंज करके उसके साइन को एज इट इज फिर से अटैच नहीं कर सकता, तो डिफ़िकल्ट फॉर द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस, तो इसमें ये फ़ायदा हो गया। टेक्नोलॉजी यूज, यानी डिजिटल सिग्नेचर में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो डिजिटल सिग्नेचर यूज इज ए टेक्नोलॉजी, ये है पब्लिक की एंड प्राइवेट की, इसमें 2 की होंगी। तो देख लेते हैं, यूजर्स हु वांट टू एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट शुड हैव की पेयर, यानी इन दोनों की, पब्लिक की और प्राइवेट की को एक साथ बोलेंगे की पेयर जोड़ा। पब्लिक की इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वेर एज प्राइवेट की इज फॉर यूजर हिमसेल्फ, यानी प्राइवेट की से हम जो है डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं और पब्लिक की से वेरीफाई करते हैं कि ये सेम पर्सन की है कि नहीं। जैसे कि हम एमसीए जीएसटी में फाइल करते हैं तो वो लोग हमारे सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं बाय पब्लिक की। तो दोस्तों अगर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये थोड़ा कैमरा का, तो ये है ए डिजिटल सिग्नेचर टू बी वैलिड रिक्वायर ए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि एक डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होगा अगर वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कर लेता है। तो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट है हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। नोन एज हैशिंग इज यूज्ड फॉर इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी, यानी कि वो एक्चुअल में वही है जो साइन किया गया था, इसको साबित करने के लिए यूज किया जाता है। देख लेते हैं हैश फंक्शन क्या होता है। हैश फंक्शन इज एन एल्गोरिदम विच इज रन ओवर द मैसेज और कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट and it generated a big alphanumeric number known as message digest। एक्चुअली ये क्या होता है हैश फंक्शन में, हमारा जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हैश फंक्शन में एक एल्गोरिदम होती है, हम उसको मैसेज या कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट पर रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा एक अल्फ़ान्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेटिक भी और न्यूमेरिक भी एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं, वो जनरेट हो जाता है। तो देखते हैं आगे, द एमडी मैसेज डाइजेस्ट इज यूनिक वैल्यू फॉर वन मैसेज और कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट, यानी जो मैसेज डाइजेस्ट जनरेट होगा वो यूनिक होगा हर मैसेज के लिए या एग्रीमेंट के लिए, किसी का भी सेम नहीं होगा। इफ़ समवन विल चेंज इवन ए करेक्टर इन द ओरिजिनल मैसेज
एंड व्हेन हैश फंक्शन विल रन ओवर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस मैसेज का या एग्रीमेंट का एक भी वर्ड अगर चेंज कर देता है और हम अगर हैश फंक्शन उस मैसेज या एग्रीमेंट पे अगेन फिर से रन करते हैं तो उसके जो नंबर जनरेट होगा वो सेम नहीं होगा, यानी कि वो विल नॉट जनरेट सेम नंबर अगर कोई चेंज करके हम रन करते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये चेंज हुआ है या इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दिस चेंज इन वैल्यू विल इंडिकेट दैट ओरिजिनल मैसेज हैज़ बीन चेंज। तो मतलब नंबर में जो चेंज होगा तो हमें पता लग जाएगा कि भाई मैसेज में भी कुछ या एग्रीमेंट में भी कुछ चेंज हमारा हुआ है इस केस में। एंड देर विल बी ऑलवेज सेम नंबर व्हेन हैश फंक्शन एल्गोरिदम विल रन ओवर द ओरिजिनल मैसेज। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है और हम फिर भी रन करते हैं तो जो अल्फान्यूमेरिक नंबर होगा वो सेम ही होगा। कंक्लूजन क्या है इसका हैश फंक्शन का? हैश फंक्शन इज यूज्ड फॉर चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि लोगों की ईमानदारी या उस तरीके से कुछ कह सकते हैं, यानी जो एज इट इज था, इसमें कुछ मिलावट नहीं की गई, कोई चेंज नहीं किया गया। तो ये था ना हमारा ए डिजिटल सिग्नेचर टू बी वैलिड रिक्वायर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया हैश फंक्शन। सेकंड स्टेप से देखते हैं सेकंड, डिजिटल सिग्नेचर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये एक्चुअल उसी यूजर ने भेजा है जिसका हमें इंतजार था या जिसका हमें चाहिए था। ऑथेंटिकेट बोलते हैं ना कि भाई ये एक ऑथेंटिकेट सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है, कोई फर्जी नहीं है, सब कुछ वेरीफाइड है। यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड आपका डिजिटल सिग्नेचर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने भी पूरी चेक इन की होगी, तो हमें उतनी ज़्यादा चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मैसेज चेंज की बात करें तो हमें हैश फंक्शन के थ्रू पता लग जाएगा और इसके थ्रू हमें ये। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हो गए, फर्स्ट है हैश फंक्शन, सेकंड है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी हम चेक कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा कंप्लीट हो गया डिजिटल सिग्नेचर। देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लीगल वैलिड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो लीगल वैलिड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है 2 रिक्वायरमेंट। इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो हम अभी डिजिटल सिग्नेचर में इधर पढ़ पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का इन्होंने मतलब बताया, दैट इज डॉक्यूमेंट्स हैज़ नॉट चेंज, यानी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज जो है नहीं किया गया, तो वो माना जाएगा इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड उसके बाद में हम देख लेते हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दैट इज डॉक्यूमेंट इज साइंड एंड हु हैज़ एक्चुअली साइंड इट। यानी कि ऑथेंटिसिटी का मतलब कि डॉक्यूमेंट साइंड है और किसने साइन किया है उसके बारे में भी हमें कंप्लीट डिटेल पता लग जाए, सो दैट कि हमें लगे कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं कंटेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का क्या क्या कंटेंट है, ये क्वेश्चन इस बार भी आया था एग्जाम में। तो कंटेंट होते हैं यानी कि लिस्टेड होते हैं जो चीज़ें, वो है सीरियल नंबर विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर, यानी जे दूसरे से हमें अलग कर देता है। सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर होता है। इश्यूअर नेम होता है, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नेम होगा। वैलिडिटी पीरियड होता है कि कब तक ये वैलिड होगा। और नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, एप्लीकेंट का नेम होता है कि किसके नाम पे ये डीएससी लिया गया है। अगर आप अपने सिस्टम में लगा के क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालने के बाद में उसका नाम और वैलिडिटी पीरियड सब कुछ आ जाएगा। अब देखते हैं ACS, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इसको देख लेते हैं क्या है। तो मीन्स ए सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग डीएससी एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डीएससी। यानी प्राइवेट की से हम डीएससी इनक्रिप्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड पब्लिक की से हम डीएससी वेरीफाई कर देते हैं भाई, ठीक है। और अगर बात करें इनके डिफरेंस की, पब्लिक की और प्राइवेट की में, तो डिफरेंस है इनका मामूली सा है, ये है इनका डिफरेंस है प्राइवेट की मीन्स द की ऑफ ए की पेयर, यानी दोनों की ऑफ ए की पेयर तो है ही हैं। तो यह यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, यूज टू इनक्रिप्ट द मैसेज, यानी एक तरह से लॉक बोल सकते हो आप इनक्रिप्ट को। तो यह है यूज टू डिक्रिप्ट द मैसेज, यानी अनलॉक। तो
सीक्रेट वन, यानी प्राइवेट की होती है, सीक्रेट यानी ओनली सब्सक्राइबर को मालूम होती है ये। और पब्लिक की नोट है सीक्रेट वन, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक सो दैट कि कोई भी वेरीफाई कर पाए हमारे डिजिटल सिग्नेचर को कि एक्चुअली किसने साइन किया है। प्राइवेट की नोट लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर, बट पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर में लिस्टेड होती है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर जो दिखता है ना उसमें बड़ा सा, वही होती है पब्लिक की। अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं हमारा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बन रहे हैं तो उनकी क्या वैलिडिटी होगी। ये ना सेक्शन 10 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन द कम्युनिकेशन ऑफ proposals, acceptance of proposal, revocation of proposal and acceptance are expressed in electronic form. Such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means, यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी आप लोग ज़्यादातर ट्रेनिंग कर रहे होगे या कर चुके होगे, तो अगर हमने कंपनी बनाने के लिए किसी को ऑनलाइन ही प्रपोजल दिया, यानी ऑनलाइन ही उसने हमसे बात की, उसके बाद हमने प्रपोजल दिया, उसके बाद उसने एक्सेप्टेंस भी दे दी या फिर रिवोकेशन हो गया या एक्सेप्टेशन होगी, इस तरीके से ज़्यादातर जो प्रोसेस हमारा ऑनलाइन ही हुआ है। तो उस केस में सिर्फ इसको इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ इसकी आप स्कैन कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तो देख लेते हैं। Certifying authority, a CA, is a trusted body whose central responsibility is to issue, जिसकी सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इश्यू करना है, इश्यू, रिवोक, रिन्यू एंड प्रोवाइड डायरेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद एज पर सेक्शन 2 क्लोज जी, certifying authority means a person who has been granted a license to issue electronic digital signature। तो ये लाइसेंस लिया जाएगा। एप्लीकेशन टू बिकम सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए हम लाइसेंस कैसे लेंगे उसकी बात करते हैं। एनी पर्सन मे एप्लीकेशन टू CCA कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ए लाइसेंस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी एप्लीकेशन देगा उसको कुछ रिक्वायरमेंट जो है कंप्लाई करने होंगे भाई। रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू QEMFI, क्यू बोले तो क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई उनके एम्प्लॉय की कि तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो चीज़ रखनी होंगी। और एक्सपर्टाइज किस फील्ड में रखनी होंगी, मैन पावर कितनी रखनी होगी, कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें पूरा करना होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें एक्चुअली जो कंपनी की कैपिटल होगी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, बट उसकी कैपिटल 5 करोड़ रुपए जो है फिक्स है एक्ट के अंदर, तो 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। एंड आई बोले तो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कितने रूम्स होंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सब भी फिक्स होना चाहिए एज पर द सर्टिफाइंग अथॉरिटी रूल्स। तो बात करते हैं, ए लाइसेंस ग्रांटेड इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स, यानी फर्स्ट टाइम ये 5 ईयर्स के लिए मिलेगा। एंड इज नॉट ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल, ट्रांसफरेबल नहीं है, हेरिटेबल भी नहीं है। एप्लीकेशन शैल बी इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाई शेड्यूल 1 ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफाइंग अथॉरिटी रूल्स 2000। एप्लीकेशन शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद ए फी ऑफ ₹25,000 अलॉन्ग विद अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, यानी कुछ डॉक्यूमेंट के साथ 25,000 रुपये की हमें फीस भी देनी होगी एप्लीकेशन के साथ ही। रिमूवल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस रिमूवल या सस्पेंड भी हो सकता है। इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल की यहाँ पे बात हुई है, सॉरी रिमूवल की नहीं, तो रिन्यूअल के लिए वो अप्लाई कर सकती है नॉट लेस देन 45 days बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, यानी कि
जब आपका पीरियड एक्सपायर हो रहा है उसके 45 डेज पहले से आप अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, उससे पहले नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है जो फर्स्ट टाइम मिला है 15 फरवरी को, तो आप 1 जनवरी या उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर में आपकी एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल के लिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, और उसको रूल कंप्लाई करने होंगे तभी उसकी जो है एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए एक्सेप्ट होगी। CCA बोले तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्राप्त करने के बाद में, आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट्स, ग्रांट द अप्रूवल और रिजेक्ट एज ही डीम्स फिट। तो भाई उसके हाथ में पावर है कि वो चाहे तो सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता, जैसे वो बोलेगा वैसा होगा। तो अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कंट्रोलर है में रिवोक लाइसेंस ऑफ if after proper inquiry proved that certifying authority has made false or incorrect statement in relation to application for issue or renew of license। अगर उसने मतलब एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट टाइम या फिर रिन्यू के टाइम पे कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हैं और उस केस में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भाई वो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है या परमानेंटली भी डिसेबल कर सकता है। इफ़ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू कंप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स, अगर वो रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशन जो डिफाइन की हैं उसको फ्यूचर में कंप्लाई नहीं कर सकते तो फिर भी उसका जो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। डिस्क्लोजर बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज क्या करना है, यानी कि अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे क्या क्या लगाना होगा इसकी बात की गई है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि कितने सिग्नेचर इशू करिए उसके रिगार्डिंग कि कौन सी क्वालिटी का है। एनी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट रेलिवेंट देयर टू, ये एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट होती है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये दिखानी होगी। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कंट्रोलर ने कुछ नोटिस वगैरह दिया तो वो भी इनको मेन अपने नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा। एनी अदर फैक्ट दैट मटेरियली एंड एडवर्सली इफेक्ट, अगर पब्लिक को कुछ ऐसा फैक्ट है जो अफेक्ट करता है तो वो भी यहाँ पे इनको लगाना होगा अपनी वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पे वो भी दिखाना होगा। ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या क्या ड्यूटीज हैं उसकी बात की गई। एवरी CA शैल फॉलो सर्टेन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एज गिवन बिलो, तो इनको ये प्रोसीजर है, ये है मेक यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर फ्रॉम द इंट्रूशन एंड मिसयूज, यानी कि उन्हें ऐसे सिस्टम्स यूज करने हैं जिसमें कोई भी आसानी से प्रवेश ना कर सके और उनका मिसयूज ना किया जाए, जो कि पब्लिक की इन्फॉर्मेशन मिसयूज ना हो। प्रोवाइड रीजनेबल रिलायबिलिटी इन इट्स सर्विसेज, इनको रिलायबिलिटी, लोगों को विश्वास दिलाना है कि भाई हमारी सर्विस अच्छी है और लोग इन पर रिलायबल कर सकें, इस तरीके की सर्विस देनी है। अधीर टू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स टू एंश्योर सिक्रेसी एंड प्राइवेसी, यानी कि हमें किसी भी पर्सन की, किसी भी सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे को लीक ना हो, इस तरीके का सिस्टम बना कर रखना है। ऑब्जर्व अदर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो भी कंट्रोलर के स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड हैं या गवर्नमेंट के, उनको भी अधीर करना है, उनको भी साथ साथ में लेके चलना है। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल ऑल्सो एंश्योर दैट एवरी पर्सन एम्प्लॉयड बाई हिम कंप्लाइज एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन और अदर ऑर्डर मेड देयर अंडर। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये भी देखेगी कि भाई हमारे अंडर जो हमने एम्प्लॉय कर रखा है वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चल रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी मस्ट डिस्प्ले इट्स लाइसेंस एट ए कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द premises in which it carries business, and a certified authority whose license has been suspended revoked shall also surrender it to the controller। तो दोस्तों इसकी बात की गई कि जो भी लाइसेंस है हमें नोटिस बोर्ड पे या कहीं ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आराम से देख सके अपनी वेबसाइट पे लगा के रखना है। अगर सस्पेंड हो गया है जो लाइसेंस है या रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस लाइसेंस को सरेंडर कर देगी कंट्रोलर के पास में। तो बात करते हैं कंट्रोलर की, जो कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक्ट पर सेक्शन 17, द CG मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी
एंड सच अदर, डीसी बोले तो डेप्यूटी कंट्रोलर एंड एसी बोले तो एडिशनल कंट्रोलर, एज इट डीम्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो सीजी के हाथ में पावर है एज पर सेक्शन 17, वो चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एक करेगी सीसीए और जितने की ज़रूरत होगी उतने डीसी एंड एसी कर सकती है। सीसीए के यानी कंट्रोलर के फंक्शन बोले तो क्या होंगे, ये है एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सीए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की एक्टिविटीज सही से हो रही हैं या नहीं उसको देखभाल करेगी। सर्टिफाइंग पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो उनकी पब्लिक की होती है यानी पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको सर्टिफाई करेगी कि भाई प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कुछ स्टैंडर्ड ये मेंटेन करेंगी जो फॉलो करने होंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड उनके एम्प्लॉयज़ को। स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ सीए, कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हें इस तरीके के ही एम्प्लॉय रखने हैं। स्पेसिफाइंग कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट दियर बिजनेस, कुछ कंडीशन फिक्स करेंगे उसके बेस पर ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना बिजनेस कर सकती है। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डीएससी एंड द की, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि क्या फॉर्म रहेगा डीएससी का और क्या कंटेंट रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अभी फरवरी से पहले 20 फरवरी से पहले जो डिजिटल सिग्नेचर थे उसके लिए फॉर्म साइन कराना मैंडेटरी था सब्सक्राइबर से, लेकिन 20 फरवरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडिविजुअल के लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डीएससी जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो अब आपको फॉर्म साइन कराना नहीं है, आप चाहें तो ई केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं यानी पैन केवाईसी या आधार केवाईसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रोलर ने ही डिसीजन लिया था जो सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मानना पड़ा था। जी पॉइंट है द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड, यानी कि किस फॉर्म एंड किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे ये भी कंट्रोलर हमें बताएगा। एच है स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट दियर डीलिंग विद दियर सब्सक्राइबर, किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर बोले तो एप्लीकेंट के साथ डीलिंग करनी है, इसके भी कुछ प्रोसीजर बताए जाएंगे। आई है रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सीए एंड सब्सक्राइबर, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी और उसके सब्सक्राइबर ने कुछ झगड़ाबाजी हो गया है तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा, सबसे पहले कंट्रोलर। लेइंग डाउन ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या क्या काम करने हैं उसकी ड्यूटी के बारे में भी ये लोग बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंटेनिंग ए डाटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये एक प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करेंगे जिसमें सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी की डिटेल्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन की गई हैं। तो दोस्तों ये आती हैं पेनल्टी, सेक्शन 43 टू 45 में ये कवर होंगे, उसके बाद में हम सारी कवर करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से अभी कई अटैम्प्ट में 5 से 10 नंबर की तो हर हाल में भाई आ रही है ये, तो ये करके ही जानी है। सेक्शन 43 है पेनल्टीज फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय वे ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ टू द अफेक्टेड पार्टी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये मैंने चार्ट फॉर्म में बना दिए जिससे याद करने में आसानी रहे। अगर आप देखें ना क्वेश्चन है जैसे कि अगर वो या तो सेक्शन दे देगा 43 से रिलेटेड है, या फिर सेक्शन नहीं देगा तो डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क बाय वे ऑफ कंपनसेशन, तो आपको नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ टू द अफेक्टेड पार्टी इस तरीके से याद रख लेनी है। 43A है कंपनसेशन टू फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, ये ध्यान रखना है, इसमें डैमेज किया था, इसमें फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा बाय वे ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹5 करोड़। फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा का मतलब समझेंगे तो देखो इसमें ये होगा लाइक कोई, अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक बैंक है हमारी, बैंक के पास अपने कस्टमर्स का बहुत सारा डाटा है, अगर इन केस उसके हाथ से डाटा जो है लीक हो जाता है, मिसयूज हो जाता है उस डाटा का, या कोई और यूज कर लेता है, तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डाटा को मेंटेन करके रखना, अगर नहीं रखा तो 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 है फॉर फेलियर टू फर्निश
देखेंगे फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न और रिपोर्ट। अगर वो 3 चीज़ फेल करने में, मतलब फेलियर टू फर्निश फाइल करने से क्या फेल हो गया, इंफॉर्मेशन, कुछ रिटर्न, कुछ रिपोर्ट, टू कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, अप टू, मतलब ये पेनल्टी बताई गई है, अप टू ₹1.5 लाख फॉर ईच सच फेलियर। यानी कि इन्होंने मांगी एप्लीकेंट से कि भाई हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड करो, लेकिन इसने बिल्कुल ही नहीं दी, तो जितने भी फेलियर होंगे उसके लिए 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी। और सेकंड हमारा जो केस है ये हो गया फर्स्ट, यानी कि जड़ से दी ही नहीं उसने मांगने के बाद में। सेकंड केस है फेलियर टू फर्निश विद इन, यहाँ से देखते हैं आप, फेलियर टू फर्निश विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि उसने उनको दी तो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोलर को, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दी। जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन में देनी है, तो 10 दिन में नहीं दी, लेट कर दिया कुछ भाई, तो लेट कर दिया, तो उस केस में अप टू ₹5,000 पर डे की पेनल्टी लग सकती है। अब इसमें है फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, अप टू ₹10,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। यानी कि फेलियर टू मेंटेन आएगा यहाँ डायरेक्ट, यानी कि इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें ये डिटेल्स इस तरीके से मेंटेन करनी है। अगर कोई पर्सन इनको मेंटेन करने में असमर्थ रहता है तो उसके ऊपर अप टू ₹10,000 की पेनल्टी लगाई हुई है। आप नोट से पढ़ेंगे ना, मैंने स्कैन करके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेक्शन 45 की, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन व्हेन नो पेनल्टी हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई ऐसा केस आता है जिसके लिए रूल में कोई भी पेनल्टी नहीं है, तो कंपनसेशन के लिए एज पर सेक्शन 45 में हम अफेक्टेड पार्टी को 25,000 रुपये तक का कंपनसेशन दिलवा सकते हैं।